जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें हमारा चैप्टर है 3 और जिसका आज का टॉपिक है चैप्टर, जैसे कि आप जानते हैं चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व। और आज का आपका टॉपिक है भारत में चुनाव व्यवस्था। भारत में किस प्रकार की चुनाव व्यवस्था है, ये चल रहे हैं हम जानने और समझने। हम सबके लिए ये जानना और समझना बहुत जरूरी है कि भारत किस प्रकार की चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत चलता है और उस चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत किस प्रकार से चुनाव कराया जाता है और इस चुनाव का किसी भी पार्टी की जीत में और हार में क्या भूमिका होती है, ये समझना और ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि भारत किस चुनाव व्यवस्था का अनुसरण करता है अपने चुनाव के लिए। तो सुनिएगा, ऊपर आपने चुनाव की विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि यह सब क्या है, यह सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं? चुनाव संचालन कराने की एक व्यवस्था है। इसके लिए प्राधिकार और नियम भी हैं जो बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में यह लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं? लोग जानते हैं और जाते हैं और वोट देते हैं। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसे ही चुनाव होता है। हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? सबको लगता है ना चुनाव ऐसे ही होता है, लेकिन चुनाव हर जगह एक जैसा नहीं होता है। हमारे देश में क्या है कि प्रत्याशी खड़े होते हैं और जिस प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो प्रत्याशी विजयी बना दिया जाता है। हमारे देश में हम किसको चुनते हैं? प्रत्याशी को। ध्यान से सुन लो, हमारे देश में हम किसका चुनाव करते हैं? प्रत्याशी का, पार्टी का नहीं। लेकिन बहुत सारे देशों में पार्टी का चुनाव होता है, प्रत्याशी का नहीं। हमारे देश में हम किसका चुनाव करते हैं? प्रत्याशी का, कैंडिडेट का। इसीलिए संविधान में सारी बातों का लिखा जाना बहुत जरूरी था कि चुनाव कौन कराएगा, चुनाव किस प्रकार से होगा, मतदान कैसे होगा, ये सारा बताना बहुत जरूरी था। क्योंकि हम जिस चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं इसका तो हमें पता है, लेकिन दुनिया में एक ही तरीका नहीं है चुनाव कराने का। दुनिया में एक ही तरीका नहीं है। जो हम तरीका अपनाते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी दुनिया वही तरीका अपनाए। पूरी दुनिया में और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से चुनाव कराया जाता है, जिनके माध्यम से चुनाव कराया जाता है। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में हर निर्वाचन क्षेत्र में बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं, बहुत सारे प्रत्याशी खड़े होते हैं और जिस प्रत्याशी को सबसे अधिकतम वोट मिलता है वो प्रत्याशी विजयी बना दिया जाता है। ये बात ध्यान रखिए, हमारे देश में हम प्रत्याशी को वोट देते हैं। किसको वोट देते हैं? प्रत्याशी, मतलब कैंडिडेट को वोट देते हैं। पर और बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जहां पर प्रत्याशी को वोट ना देकर किसको वोट दिया जाता है? पार्टी को वोट दिया जाता है। इसी चीज को स्पष्ट करने के लिए हमारे संविधान में हर बात को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कब, कैसे, कौन, क्या होगी हमारे चुनाव की प्रक्रिया, प्रणाली, ये सारी चीजें बताई गई है। आगे सुनिए। हमें इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन हैं कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। हम अपने ही चुनाव व्यवस्था में इतने लीन हैं कि हमें लगता है कि इसके अलावा और कोई व्यवस्था ही नहीं है चुनाव कराने की। लेकिन और भी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से चुनाव कराया जाता है। इसीलिए सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि समय के साथ हर चीज में परिवर्तन
आता है। और अगर हम और चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो समय के साथ होने वाले परिवर्तन को कैसे कोप अप कर पाएंगे, समझ में आई बात। इसलिए हमें जानना और समझना बहुत जरूरी है कि समय के साथ अगर हमारे देश में कुछ और व्यवस्था हम लाए तो वो काम कर पाएगी या नहीं। इसके लिए हमें सोचना और समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि दुनिया में सिर्फ एक तरीका नहीं है चुनाव का, दुनिया में और भी तरीके हैं। इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि और कौन से तरीके हैं जिसके अंतर्गत दुनिया में चुनाव कराए जाते हैं। आगे सुनिए, लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा। लेकिन लोगों के द्वारा अपने रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। देखो, खेल के जीत और हार में खेल के नियम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। खेल के जैसे नियम होंगे वैसे व्यक्ति की जीत निर्धारित होगी। अगर खेल के नियम ही आप नहीं समझ पाओगे तो आप खेल को कभी जीत नहीं सकते। तो इसी प्रकार से चुनाव को भी जीतने के लिए उस देश के नियम कानूनों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेल के नियम ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। खेल के नियम ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हमने इस अध्याय को प्रारंभ करते ही हमने चेस का उदाहरण दिया था ना कि घोड़ा क्यों एल चलता है, ढाई चाल ही क्यों चलता है, क्योंकि चेस का नियम है। क्योंकि अगर वो ढाई चाल के अतिरिक्त अगर कुछ चलाने लगेंगे तो खेल का पूरा रूप ही परिवर्तित हो जाएगा। खेल का पूरा रूप ही परिवर्तित हो जाएगा। समझ में आई बात। तो नियम कानून, खेल के नियम कानून खेल के निर्णय को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपको बताना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में किस प्रकार के नियमों के अंतर्गत चुनाव होता है और दुनिया में कौन से तरीके हैं जिन नियमों के अंतर्गत चुनाव हो सकते हैं। इसलिए आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है कि चुनाव की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं दुनिया में। तो सबसे पहले तो हम अपने देश की व्यवस्था को समझेंगे। और उसमें किस प्रकार के नियम कानूनों का अनुसरण होता है ये समझेंगे। फिर हम दुनिया की एक दूसरी चुनाव प्रणाली को भी समझेंगे। ठीक, तो चलिए आइए समझते हैं। कहां तक आ गए हम? लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों को मदद मिलती है। कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं तो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझे कि ऐसा कैसे होता है। देखो, नियम ही सारे खेल का निर्णय तब्दील करते हैं। जैसे नियम वैसे परिणाम, जैसा नियम वैसा परिणाम। परिणाम किस पर निर्धारित है? नियम पर। आप देखो, खुद देखो, क्रिकेट के नियम किसके फेवर में ज्यादा है बताओ मुझे, बैट्समैन के या बॉलर के? क्रिकेट जो खेल है उसमें नियम किसके पक्ष में है, बैट्समैन के या बॉलर के? बताओ। बैट्समैन के पक्ष में, बैट्समैन के पक्ष में। समझ में आई बात? तभी बैट्समैन फ्रीली इतना खेल पा रहा है। अगर बॉलर के पक्ष में नियम बने होते ना तो बॉलर बैट्समैन को ना खेलने ही ना दे। इसीलिए बैट्समैन के पक्ष में खेल नियम बनाए गए हैं जिससे कि खेल रोचक हो सके। खेल क्या हो सके? रोचक और मनोरंजक हो सके। समझ में आई बात? खेल रोचक और मनोरंजक हो सके। नहीं तो कोई क्रिकेट को पूछे ना, आए बॉलर एक बॉल में आउट, एक बॉल का खेल है, वो 6 बॉल में 6 विकेट ले सकता है। 6 बॉल में 6 विकेट, 6 जनों को
पवेलियन भेज सकता है। इसीलिए खेल के नियमों को किसके पक्ष में रखा गया है? बैट्समैन के पक्ष में, जिससे कि खेल रोचक और मनोरंजक हो सके। तो यहाँ में भी चुनाव भी कुछ ऐसा ही है, चुनाव भी कुछ ऐसा ही है। चुनाव में भी ऐसे ही अनुमान और चीजें चलती हैं। चुनाव में कभी कभी बड़ी पार्टियों को लाभ होता है, कभी कभी छोटी पार्टियों को लाभ होता है, और कभी कभी बहुसंख्यक जनता को लाभ होता है, और कभी कभी अल्पसंख्यक जनता को लाभ होता है। तो चलिए समझते हैं कि हमारा देश किस चुनाव व्यवस्था का अनुसरण करता है। तो है हमारे देश में जो सबसे आगे वही जीते। ये क्या है जो सबसे आगे वही जीते? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, ठीक, इसे कहते हैं। तो ये क्या है, इसे समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, मैंने आप सबको जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था तो मैंने आप सबको कुछ चीजें बताई थी, कुछ चीजें बताई थी कि हमारा देश मैंने आपको बताया है कि हमारे देश में 2 प्रकार के चुनाव होते हैं। हमारे देश में कितने प्रकार के चुनाव है? 2 प्रकार के। एक है लोकसभा चुनाव और एक है राज्य विधानसभा, राज्य है ना, राज्य विधानसभा, ठीक है। और हमने लोकसभा के चुनाव में अपने देश को कितने लोकसभा, जिसे हम कहते हैं संसदीय चुनाव, जिसमें हम किस पद के लिए चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए। तो इस पद के लिए हमने अपने देश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है? हमने अपने देश को लोकसभा चुनाव या कहिए आपका संसदीय चुनाव में हमने अपने देश को कितने सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा है। और मान लो, अब मैं एक निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण दे रहा हूं, एक निर्वाचन क्षेत्र का। अब इस निर्वाचन क्षेत्र में ये ए निर्वाचन क्षेत्र है। ये क्या है? ए निर्वाचन क्षेत्र। इसमें का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा नाम के 4 उम्मीदवार हैं। इनका अलग अलग पार्टियों से संबंध है। पार्टी नंबर 1, का संबंध पार्टी नंबर 1 से है, खा का संबंध पार्टी नंबर 2 से, इसका 3 से, इसका 4 से, ठीक, समझ गया ना? अब इस क्षेत्र की जनता ने का को दिए। अब इधर देखो, इस क्षेत्र की जनता ने का, गा और घा। का को मिले कितने परसेंट वोट? 40% वोट। कितने परसेंट वोट? 40%। और गा को मिले 20%। कितने मिले? 20%। और गा को मिले 30%। गा को मिले कितने परसेंट? 30%। कितने परसेंट हो गए? कितना हुआ? किनके बताओ? 90 हो गया। अब ये बचा 10%, इसको मिला 10%। अब बताओ चुनाव कौन जीता? का पार्टी। क्यों? क्योंकि उसका सबसे ज्यादा वोट है। वैसे अगर कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज्यादा वोट है उसके पास, ज्यादा जनता ने उसे चुना है। सिर्फ 40% लोगों ने चुना है, 60% तो उसे चाहते भी नहीं है। आप अगर कैलकुलेट करो 60% लोग तो उसे चाहते भी नहीं है, लेकिन वो 40% वोट पाकर भी जीत गया। सिर्फ क्यों जीत गया? क्योंकि हमारे देश में फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम, जो सबसे आगे वही जीते, इस प्रणाली में उसे जिता दिया। अब बात समझ में आई? खेल के नियम खेल के परिणाम पर किस प्रकार से असर डालते हैं, बात समझ में आई? कि देखो 40% वोट पाकर भी वो 60% वाले लोगों से जीत गया। अगर इन तीनों जने के वोट शेयर को मिला दे कितना होता है? 60। पर इसका कितना है? सिर्फ 40%। इसने 40% में ही चुनाव को जीत लिया। 40% में ही चुनाव को जीत लिया। सिर्फ किस कारण से? क्योंकि हमारे देश में कौन सी चुनाव व्यवस्था है? जो सबसे आगे वही जीते। तो इन चारों उम्मीदवारों में सबसे आगे कौन था? का। इसलिए का जीत गया। समझ में आई बात? का के जीतने का कारण समझ गए? का के जीतने का कारण है हमारी चुनाव व्यवस्था।
हमारी चुनाव व्यवस्था, जिसमें जो सबसे अपने अपने सभी प्रतिद्वंदियों में जो सबसे आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा, चाहे वो एक वोट से भी आगे क्यों ना हो। अब ये देखो, आप इस क्षेत्र की ज्यादा जनता को चाहती है, को तो 60% जनता चाहती भी नहीं है, फिर भी वो जीत क्यों गया? क्योंकि उसको 40% जनता चाहती थी, क्योंकि उसको 40% जनता चाहती थी और वो अपने सभी प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट पाता है, अपने सभी प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट पा जाता है, इसलिए वो जीत जाता है। लेकिन उसे 60% जनता पसंद नहीं करती। 60% जनता, खुद ही देख सकते हो आप, चार्ट देख लो, 60% जनता उसे पसंद कर रही है, सिर्फ 40% जनता के दम पर वो पूरी 100% जनता का क्या बन जाता है? प्रतिनिधि। पूरी 100% जनता का क्या बन जाता है? प्रतिनिधि। समझ में आई बात? तो ये सिर्फ क्यों हो पाया? ये सिर्फ हमारी चुनाव व्यवस्था के कारण हो पाया, हमारी चुनाव व्यवस्था के कारण हो पाया। क्योंकि हमारी चुनाव व्यवस्था में क्या व्यवस्था है? जो सबसे आगे वही जीते, जो सबसे आगे वही जीते। इसे कहते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। समझ में आई बात? आगे सुनो, इस अखबार की कतरन को देखिए, इस अखबार की कतरन को देखिए, क्या लिखा है इसमें? पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। 3/4 का मतलब समझते हो? 3/4 का मतलब 75%, 75%, 75% से भी ज्यादा। सुनो, यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 543 में से 415 सीटें जीती, जो कुल सीटों के 80% से भी अधिक है। 80% सीटें जीत गई है कांग्रेस, 80%। लेकिन उसे वोट इतना नहीं मिला। सीटें वो 80% क्यों जीत गए? सिर्फ फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के कारण, क्योंकि उसके प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से वोट अधिक पाने में सफल हो जाते हैं, जिस कारण से वो पूरे क्षेत्र के क्या बन जाते हैं? प्रतिनिधि। पूरे क्षेत्र के क्या बन जाते हैं? प्रतिनिधि। बात समझ में आई? पुष्कर, आप अगर मान लीजिए हम 3 लोग उम्मीदवार हैं, फिर से समझा रहा हूं, हम 3 लोग उम्मीदवार हैं, मैं, आप और ये, ठीक है? मैं का हो गया, आप खा हो गया, ये गा हो गया, ठीक? हम तीनों उम्मीदवार हैं एक निर्वाचन क्षेत्र से। मुझे मिलते हैं 30% वोट, आपको मिलते हैं 20% वोट, आपको मिलते हैं 20% वोट, और इनको मिलते हैं कितने? 40%। और एक और है, उसको मिलते हैं 10% वोट। अगर हम तीनों का अनुपात मिला दें तो कितना होता है? मेरे हो गए 30, आपके हो गए 20, और एक को मिले हैं 10, 60% हुआ ना? हम इनसे ज्यादा है ना हमारा वोट शेयर, लेकिन ये हम तीनों से ज्यादा वोट पा रही हैं, इसलिए ये आ गए फर्स्ट, ये हो गई फर्स्ट। समझ में आई बात? यहां पर आपको अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा प्राप्त करना है, आपको अपने प्रतिद्वंदियों से, आप अपने प्रतिद्वंदियों में सबसे आगे हैं तो आप विजयी हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमारे देश में चुनाव का नियम ही कुछ ऐसा है, हमारे देश में चुनाव का नियम ही कुछ ऐसा है। तो अभी देखना, 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? इस चुनाव से यही पता चलता है कि कांग्रेस को 80% जनता ने नहीं पसंद किया। कांग्रेस को 80% सीटें इसलिए मिल गई हैं क्योंकि हमारे देश में एक बहुत ही खास चुनावी व्यवस्था है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। जो सबसे आगे वही जीते। समझ में आ गया? अभी सुनना ध्यान से। कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली,
क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? वास्तव में नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया ना, सीटों के अनुपात को वोट के अनुपात से कभी नहीं माना जा सकता। यही देख लो आप, यहां पर 60% जनता ने तो इस बंदे को चाहा भी नहीं है, पसंद भी नहीं किया, फिर भी ये उनके इलेक्शन एरिया का क्या बन गया? रिप्रेजेंटेटिव। क्यों बन गया है? सिर्फ क्योंकि हमारे देश में एक खास नियमावली के अंतर्गत चुनाव होता है, और उस नियमावली को क्या कहते हैं? फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ये उस चुनाव व्यवस्था के कारण जीत पाया है। तो जो कांग्रेस को 1984 के इलेक्शन में 415 सीटें मिली है, वो सिर्फ किस कारण से मिल पाई है? वो सिर्फ इसलिए मिल पाई है क्योंकि भारत की चुनाव व्यवस्था का उसे लाभ मिला है, ना कि भारत की 80% जनता ने उसे वोट दिया है। समझ में आई बात? वोट 80% जनता ने नहीं दिया उसे, वो उसे 80% सीटें सिर्फ इस प्रक्रिया के अंतर्गत मिल गई है, क्योंकि उसके प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से वोट पाने में आगे निकल जाते हैं, जिस कारण से वो उस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि बन जाते हैं, चाहे उस क्षेत्र की ज्यादातर जनता ने उन्हें पसंद किया हो या ना किया। यही आप देख लो, यहां पर 40% जनता का सहयोग पाकर का क्या बन गया? इस पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि। 60% जनता तो इसे पसंद भी नहीं कर रही, फिर भी ये पूरी की पूरी 100% जनता का क्या बन गया है? प्रतिनिधि। सिर्फ क्यों बन गया? क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव व्यवस्था है उसके अंतर्गत ये बन गया। अब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है अभी? तो 1984 में जो कांग्रेस को 415 सीटें मिली, वो सीटें कैसे मिली समझ में आ गया ना? उनको वोट उतने नहीं मिले हैं, उनको सीटें सिर्फ इसलिए मिल गई है क्योंकि उनका हर प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से वोट प्राप्त करने में आगे निकल जाता है, जिस कारण से वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। ठीक, आगे सुनो। वास्तव में नहीं, नीचे दी गई तालिका को देखें। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उनमें से केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें। भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? देख लीजिए, ये पूरा चार्ट देख लीजिए, ये पूरा चार्ट देख लीजिए। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? आइए इसको जानते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे देश को, सुन लो, इस व्यवस्था में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। बताया ना कितने निर्वाचन क्षेत्रों में हमने पूरे देश को बांट रखा है? 543। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और वो प्रतिनिधि कैसे चुना जाता है? जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से, अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट पाता है, वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। उदाहरण आपके सामने का एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसे बना है? क्यों? क्योंकि प्रतिनिधि को अपने निर्वाचन क्षेत्र की 40% जनता का वोट मिल जाता है। वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट पाता है, अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट पाता है, जिस कारण से वो एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन जाता है। अगर आप टोटल वोट शेयर देखें तो टोटल वोट शेयर में एक के पास बहुमत नहीं, फिर भी वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बन गया। क्यों? क्योंकि वो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट
प्राप्त कर लेता है। ठीक, अब बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? नहीं आई है तो पूछ लेना फिर से। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे, सुन लो, इसके कारण जीतता है, उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ इनको निर्वाचित क्यों घोषित कर दिया गया? क्योंकि ये अपने सभी प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट प्राप्त करते हैं, अपने सभी प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट प्राप्त करते हैं, जिस कारण से इनको इस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। बात समझ में आई? और ये सिर्फ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे देश में जिस चुनावी व्यवस्था के अंतर्गत हम चुनाव करते हैं उसके कारण ऐसा हो रहा है। समझ में आई बात? और कोई कारण नहीं इनके जीतने का। इनके पास टोटल वोट शेयर का बहुमत नहीं है। टोटल वोट शेयर का बहुमत कितना होता है? 50% + 1। क्या इन्होंने 50% वोट प्राप्त किए हैं? फिर भी ये जीते क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव की व्यवस्था है उसके कारण ये जीते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? अभी चलो आगे सुनो फिर इसी बात। यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। सुन लो, यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में, जो हमारे देश में व्यवस्था है, उसमें इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए यह जरूरी नहीं है कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली कहते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी हो जाता है। इसे बहुदलीय व्यवस्था भी बहुवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। तो हमारे देश में इसी विधि के अंतर्गत चुनाव होता है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो सबसे आगे वही जीते चुनाव प्रणाली क्या है? तो आप समझाएंगे उसे समझाएंगे कि इस चुनाव प्रणाली में जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट प्राप्त करता है वो उस क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि चुन लिया जाता है, चाहे उसे उस क्षेत्र के कुल वोटों का 50% भी क्यों ना प्राप्त हो। और ये ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे देश में इस जो सबसे आगे वही जीते चुनाव प्रणाली है, जिसमें ये साफ रूप से स्पष्ट है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो अपने प्रतिद्वंदियों से अधिक वोट प्राप्त करेगा वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। और इसी व्यवस्था को और क्या कहते हैं? बहुलवादी व्यवस्था। बहुलवादी, तो यहाँ अल्पसंख्यकों का बोलबाला रहता है, अल्पसंख्यकों का बोलबाला रहता है। समझ में आई बात? अल्पसंख्यक ही हमेशा जीतेगा, अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यकों का बोलबाला रहता है, क्योंकि जो ज्यादा संख्या में होंगे वो ही जीतेंगे। कभी अल्पसंख्यक नहीं जीत सकता, कभी भी अल्पसंख्यक नहीं जीत सकता। तो आगे सुनिए, आइए अपने उदाहरण की ओर लौटे। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उनके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हों तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं। तो हमारे देश में इन लोगों के वोट क्या है? बेकार हो गए। इन लोगों के वोटों की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ इसके वोटों की वैल्यू है, इसके वोटों की वैल्यू है। तो जितने ज्यादा चुनाव में प्रतिद्वंदी होते हैं जीतने वाले के लिए उतना ही आसान हो जाता है। तो अगर अब इस बार मैं बताता हूं, अगर 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें अगर समाजवादी पार्टी हारी तो सिर्फ इस कारण से हारी क्योंकि मायावती जी ने अपने प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार ही नहीं किया था, जिस कारण से उनका वोट बैंक कहां ट्रांसफर हो गया? उनका वोट बैंक बीजेपी के खेमे में चला गया, जिस कारण से समाजवादी पार्टी वो इलेक्शन हार जाती है। नहीं तो हर चुनाव क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का अगर कैंडिडेट हारा है तो सिर्फ कितने वोटों से? 10,000, 15,000, 20,000। और 10,000, 15,000, 20,000 वोट से हारना कोई
हार नहीं होती। अब बात समझ में आई? तो हमारे देश में जब कभी भी पार्टियां हारती हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, हमें समझना चाहिए, हमें ये सारी चीजें समझना चाहिए। और ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपने देश की चुनाव व्यवस्था को समझ पाएंगे। तो देखो, जीतने वाले के लिए कभी कभी ज्यादा प्रत्याशी भी फायदा कर जाते हैं और कम प्रत्याशी भी फायदा कर जाते हैं। कम प्रत्याशी रहेंगे तो उस पार्टी के वोट मेरे पास ट्रांसफर हो जाते हैं, इनके पास ट्रांसफर हो जाते हैं, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन में ही जीत और हार का फैसला हो जाता है। जीत और हार का फैसला हो जाता है। बात समझ में आई कि अभी भी नहीं आई? चलो, तो आपको पता चल गया ना कि कांग्रेस को वोट तो 80% नहीं मिले, पर सीटें 80% क्यों मिल गई? समझ में आ गया ना? 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को 80% वोट तो नहीं मिले, पर सीटें क्यों मिल गई? समझ में आ गया? चलो, से कम वोट मिलते हैं, सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं, क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं, लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। मान लो इसमें और मेंबर बढ़ जाते और प्रतिद्वंदी बढ़ जाते, मान लो चा भी आ गया, अड़ा होता है वैसे तो अड़ा लिखते हैं, और चा, अब मान लो इनका वोट परसेंटेज और भी जाता, अब मान लो इसके 30 हो जाते, इसका 15 हो जाता, ठीक है, इसका हो जाता 25, इसका हो गया 25, कितना हो गया? 30, कितना? 55 और कितना? 70 हुआ ना? 10 80, मान लो इसको 80, इसको मिल गए, इसको मिल गया 12% वोट, और इसको मिल गया 8। तो यहाँ जीत किसकी हुई है? का। क्यों? क्योंकि वो अपने सभी प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट था। अब देख लो, 70% जनता उस व्यक्ति को पसंद भी नहीं करती, लेकिन 70% जनता की पसंद को अनएक्सेप्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका वोट एक जगह पर नहीं है, उनका वोट बटा हुआ है। तो हमारे देश में जो हमारे नेतागण चुने जाते हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत चुने जाते हैं। तो अगर आप हमारे देश की चुनाव सिस्टम को नहीं जानोगे तो आप कैसे अपने नेताओं का चुनाव करोगे? अपने देश को समझने के लिए अपने चुनावी व्यवस्था को समझना भी बहुत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा, पक्का पुष्कर। तो कम वोट पाकर अगर आप अपने वोटों को फिक्स कर लें कि हाँ मुझे इतने वोट मिल जाएंगे, और अपने सभी प्रतिद्वंदियों के वोटों में बंटवारा करा दें, आपका जीतना तय है। देखो, अपने में भी कमी हुई है तो उसने अपने प्रतिद्वंदियों के वोट शेयर में भी कमी करी है। देखो कैलकुलेट करो, एक प्रत्याशी बढ़े तो वोट शेयर घटा, वोट शेयर बढ़ा, और वोट शेयर बढ़ा तो जीतने के लिए उसे मार्जिन भी कम चाहिए था। तो यही चीज है हमारे देश में, जो सबसे आगे वही जीते। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत जो अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो अपने सभी प्रतिद्वंदियों से आगे निकल जाता है, उसे ही उस निर्वाचन क्षेत्र का विजयी मान लिया जाता है, चाहे उस क्षेत्र की 70% जनता उसे पसंद करती हो या ना करती हो। सिर्फ 30% जनता के बल पर वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार से 1984 वाले इलेक्शन में आपकी किसके साथ होता है? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस को 80% सीटें तो मिलती हैं, लेकिन कांग्रेस को 80% वोट नहीं, सिर्फ उसको कितने 48% वोट मिलते हैं।
और वो 48% वोट के दम पर 80% सीटें जीत जाती है। ठीक, आगे सुनो इसी बात को। अभी ये दूसरी प्रणाली है, ये एक दूसरी प्रणाली है। यहाँ पर हम प्रत्याशियों को वोट दे रहे थे, जो सबसे आगे वही जीते में हम वोट किसको दे रहे थे? प्रत्याशियों को, कैंडिडेट्स को वोट दे रहे थे। लेकिन अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में हम वोट किसको देंगे? हम यहाँ वोट पार्टी को देंगे। किसको देंगे? पार्टी को। यहाँ पर वोट किसको दिया जाता है? पार्टी को। सुनना ध्यान से। आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाले चुनाव से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती है जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की रुक जा भाई, प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिक सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। तो यहाँ वाली व्यवस्था में क्या है? यहाँ वाली व्यवस्था में आप चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की क्या जारी करते हैं? लिस्ट। और जिस अनुपात में आपको वोट मिलता है उस अनुपात में आपको सीटें अलॉट कर दी जाती हैं। अगर आपको 50% वोट मिला है तो आपको 50% सीटें अलॉट करी जाएंगी। यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर जनता प्रत्याशियों को नहीं चुन रही, यहाँ पर जनता किसको चुन रही है? पार्टी को। और हमारे देश में किसको चुन रही थी? प्रत्याशी को। हमारे देश में पार्टी नहीं चुनी जाती, हमारे देश में प्रत्याशी चुने जाते हैं। समझ में आई बात? हम कैंडिडेट्स को चुनते हैं, ना कि हम पार्टीज को चुनते हैं। हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट्स होते हैं, ना कि पार्टी सेकंड प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस मतलब जब पार्लियामेंट में गवर्नमेंट इलेक्ट करना होता है तब वहां पार्टी काम करती है, लेकिन जब हम निर्वाचन क्षेत्रों में रहते हैं तब वहां पर क्या काम करती है? वहां पर कैंडिडेट काम करता है। समझ में आएगा? लेकिन इजराइल वाले में क्या है? इजराइल वाले में पूरा पार्टी सिस्टम काम करता है। पार्टी ही सब कुछ है, वहां पर पार्टी ही सब कुछ है। जितना आपको वोट मिलेगा उस हिसाब से आपको सीट मिलेगी। सीट मतलब आपके उतने कैंडिडेट। तो आप चुनाव होने से पहले ही अपने कैंडिडेटों की क्या जारी कर देते हैं? लिस्ट जारी कर देते हैं। और जितना आपको वोट मिलता है, जितना आपको वोट शेयर मिलता है, उस हिसाब से आपको सीटें दे दी जाती है और उस हिसाब से आप अपने कैंडिडेट्स को चुन लेते हैं जिनको आपने लिस्टेड किया होता है। वहां पर आप अपने मन से कैंडिडेट्स को नहीं चुन रहे हैं, वहां पर सिर्फ किसको चुन रहे हैं आप? पार्टी को। इजराइल वाले, ये जो आपका फर्स्ट पार्टी, ये जो आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यहाँ पर आप पार्टी को चुन रहे हैं, ना कि कैंडिडेट को। समझ में आई बात? यहाँ पर आप किसको चुन रहे हैं? पार्टी को, ना कि कैंडिडेट को। और हमारे देश में हम किसको चुनते हैं? कैंडिडेट को, ना कि पार्टी को। समझ में आई बात? हमारे देश में हम पार्टी को ना चुन के हम कैंडिडेट को चुनते हैं। हम किसको चुनते हैं? कैंडिडेट को। हमारे देश में दोनों चीजें चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश की जनता थोड़ी मूर्खतापूर्ण काम करती है, ठीक है। पहली बात तो हमारे देश में हमें कैंडिडेट्स ही चुनने चाहिए, पार्टी नहीं चुननी चाहिए। पार्टी नहीं चुननी चाहिए क्योंकि पार्टी आपके कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। पार्टी आपके कामों के लिए जिम्मेदार नहीं होगी, आपका उम्मीदवार आपके कामों के लिए जिम्मेदार होगा। समझ में आई बात? आगे सुनो इसी बात। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं, सुन लो, दो प्रकार से होता है। कुछ देशों में, इजराइल और या नीदरलैंड में, पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को
पूरे देश को बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। समझ में आ गई बात? ये जो आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, यहाँ पर जनता वोट किसको दे रही है? पार्टी को, राजनीतिक दल को, ना कि प्रत्याशी को। कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर किसको दिया जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टी को। दोनों ही कंडीशंस में, इजराइल वाले में भी और आपके नीदरलैंड और पुर्तगाल वाले में भी, दोनों में ही वोट किसको दिया जा रहा है? पार्टी को, ना कि कैंडिडेट्स को। समझ में? और हमारे देश में हम किसको देते हैं? कैंडिडेट्स को। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ये एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। तो हमारे देश में इन 4 चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव कराया जाता है। कौन कौन से पद के लिए? एक राष्ट्रपति के लिए, एक उपराष्ट्रपति के लिए, एक राज्यसभा और दूसरा है विधान परिषद के सदस्यों के लिए। इन लोगों के चुनाव को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत कराया जाता है। ठीक है, तो अब आप यहां देख लीजिए, आपको मैंने बता दिया है, आप डिफरेंसेस देख सकते हैं दोनों में, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में। आप जानते हो, सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत में पूरे देश को कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और वहां पर पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में ही रखा जाता है। देखो पहले लिखा ना, सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। पूरा का पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जा सकता है। दूसरा, ठीक है, यहाँ पर पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, पर सर्वाधिक वोट पाने वाली की जीत में पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और यहाँ पर देखो, हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। हमारे देश में क्या है, एक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि, और वहां पर एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रत्याशी नहीं चुने जा रहे हैं, वहां पर पार्टी चुनी जा रही है। ठीक है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। मतदाता किसको, हमारे देश में किसको वोट देते हैं हम? प्रत्याशी को। वहां पर किसको वोट दिया जाता है? पार्टी को। ठीक है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। ठीक है, हर पार्टी को प्राप्त, यहाँ पर पार्टी को कुल वोट के आधार पर सीटें कम भी मिल सकती हैं, ज्यादा भी मिल सकती हैं हमारे देश में। क्योंकि हमारे देश में वोट शेयर का कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में निर्वाचन क्षेत्र में जीतने वाले का मतलब है। चाहे आपको अपने प्रत्याशियों से अपने पूरे टोटल वोट शेयर में से चाहे आपको 30% ही क्यों न मिला हो, अगर आप अपने सभी प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट पाते हैं तो आप जीत जाएंगे। ये यहाँ पर इसका उदाहरण आपके सामने है। अब खुद देखो आप, क्या है, इनको टोटल का बहुमत मिला हुआ है। टोटल का बहुमत मिला हुआ है, टोटल 100% में से 50% प्लस 1 वोट प्राप्त किया है इन्होंने, फिर भी ये इस निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि चुन लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने सभी प्रतिद्वंदियों से सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करते हैं, जिस कारण से। समझ में आई बात? आगे सुने। और वहां पर पार्टी को वोट मिलता है।
पार्टी वोट शेयर निर्धारित करती है। ठीक है, विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत मिले। या हमारे देश में विजयी उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं है कि वोटों का बहुमत मिले, अपने सभी प्रतिद्वंदियों में वो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करना चाहिए बस जीतने के लिए। अगर वो उसे अपने सभी प्रतिद्वंदियों में से एक वोट भी ज्यादा मिल जाता है तो वो विजयी मान लिया जाएगा और वहां पर विजयी उम्मीदवार को वोट का बहुमत हासिल होता है। ठीक है, उदाहरण यूनाइटेड किंगडम और भारत में ये इस प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव होता है और यहाँ पर जैसे इजराइल और नीदरलैंड इस प्रक्रिया के अंतर्गत कहाँ चुनाव होता है, इजराइल और नीदरलैंड में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, कितना टाइम हो गया, 7 बज गए। चलो फिर आज यही रहने देते हैं, अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली ही क्यों अपनाई गई। अगली क्लास में हम समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।